दोस्तों कहते हैं कि जब बिना एक शब्द कहे पूरा खेल हो जाए तो बात तो होगी। जब आपके मंसूबे पकड़े जाएं और फिर आप ओवर एक्टिंग करने लगो तो बात तो होगी। और जब आप पर्दे के पीछे कहानियाँ कुछ और बुन रहे हों और पर्दे पे दिखाओ कुछ और, तो फिल्म फ्लॉप होगी, और फिल्म फ्लॉप होगी तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। वो सास बहू वाली तो हार गई हैं आपकी। तो मैं तड़ीपार का नाम ले क्या? कौन तड़ीपार था? एप्स्टीन फाइल का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे। मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा। मेरे पास पूरा है तुम्हारे से लाइन है तुम्हारी इधर की महिलाओं के अत्याचार की। अभी सामंत जी सर, एक तरफ महिला आरक्षण की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी तरफ गुप्त रूप से ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है, हक छीना जा रहा है। और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। प्रधानमंत्री मोदी का आज संसद में छोटा सा भाषण उन्होंने दिया। वो सुन के मुझे एक बात पे यकीन हो गया। पहले मैं जब प्रधानमंत्री के रोड शोज़, प्रधानमंत्री के पीआर स्टंट, ये सब देखता था ना, तो मैं कई बार कह चुका, आपको मालूम ही, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी अगर नेता ना होते तो शायद एक्टर बनते, और वह अच्छा एक्टर बन सकते थे। लेकिन आज उन्होंने संसद के अंदर जो एक्टिंग की है ना, जो मैंने आपको दिखाई, इस एक्टिंग ने उस विश्वास को और पुख्ता कर दिया कि सही में मोदी जी अगर कल को राजनीति से रिटायर हो भी जाए ना, तो एक्टिंग की दुकान खोल सकते हैं, एक्टिंग की दुकान चलेगी इनकी। क्योंकि एक और हैं उन्हीं की पार्टी में जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया था, वो भी राजनीति से वापस एक्टिंग की दुकान खोल चुके, जिनका जिक्र अखिलेश यादव ने किया था। दरअसल महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में जो सरकार मंसूबा पाले बैठी थी ना, वो मंसूबा धराशाही हो गया। और वो धराशाही मंसूबा आज नहीं हुआ, वो मंसूबा धराशाही दरअसल कल ही हो गया था। कल परसों जब सारे सांसदों को इस विधेयक की कॉपी आई और उसके साथ जो परिसीमन को लेकर सिर्फ परिसीमन का जिक्र था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कैसे होगा क्या नहीं होगा, तब सब शक तो कर रहे थे। सब ने कहा कि सरकार कुछ करना चाहती है, अपने 2029 के लिए चीज़ों को सेव करना चाहती है, नॉर्थ साउथ का डिवाइड करना चाहती, कई बातें कही। लेकिन उस सब के पीछे, ये तो था ही था, लेकिन उसके पीछे एक और कारण था। मैंने भी जिक्र किया था, लेकिन राजनीति में, देश की राजनीति में अगर किसी ने उसको पहचाना, वो सिर्फ राहुल गांधी थे, जिन्होंने कल ही अपने वीडियो में इसका जिक्र कर दिया था। मोदी जी, मैं समझता हूं कि आप देश को मैसेज देना चाहते हो कि आप प्रो विमेन हो। मैं जानता हूं कि आप एप्स्टीन फाइल से घबराए हुए हो। 35 लाख फाइलें यूएस में बंद पड़ी हैं, चाबी ट्रंप जी के हाथ में है, और आप उससे डरे हो। मगर यह तरीका नहीं। आप चाहते हो कि आपके मुताबिक सीटें बढ़े, आपके मुताबिक डिलिमिटेशन हो और पिछड़े वर्ग को कुछ ना मिले। हम ये नहीं होने देंगे। पुराना डेटा नहीं चलेगा। 2026 कास्ट सेंसस का डेटा ही चलेगा। हम आपको पिछड़े वर्ग से। अच्छा, मजे की बात है, मोदी जी ने भी आज सदन में कबूला कि ये सब चीज़ जो की जा रही है, महिला आरक्षण बिल अचानक से 3 साल बाद याद आ रहा है और स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, जबकि अभी
2 हफ्ते पहले ही सेशन ख़त्म हुआ, तब भी इस आरक्षण बिल को लाया जा सकता था, लेकिन अभी लाया गया और उसकी आड़ में डीलिमिटेशन को भी किया जाएगा। उसका असल मकसद तो फायदे का था। प्रधानमंत्री ने डराने की कोशिश की विपक्ष को कि जो इसके विरोध में रहेगा उसको बहुत नुकसान होगा, लेकिन उससे पहले वो सच उगल गए कि ये मकसद ही इस बिल को लाने का क्या था। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ही ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। पूरा विपक्ष एक सुर में कह रहा है कि हम महिला आरक्षण बिल को लागू करने के पक्ष में हैं, क्योंकि ये बिल तो लाई कांग्रेस ही थी। वो कांग्रेस कह रही है, हम तो कब से कह रहे हैं, 2023 में भी जब ये बिल पास हुआ था तब भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक सुर में कहा था कि इसे तुरंत लागू कर देना चाहिए। तब इस सरकार ने ही कहा था कि 2029 की जनगणना के बाद होगा। सब यही कह रहे हैं कि अभी तुरंत लागू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि जो मौजूदा स्ट्रेंथ है संसद की 543 की, उसमें लागू किया जाए, उसमें लागू करें। किसी को कोई शक नहीं है, किसी को कोई अविश्वास नहीं है, सब तैयार हैं, एक सुर में तैयार हैं। लेकिन जब आप इसकी आड़ में डीलिमिटेशन करना चाह रहे हो और डीलिमिटेशन के बहाने अपना 29 का रास्ता सेव करना चाह रहे हो, तब सबको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप मैथ समझिए, अगर अभी मौजूदा स्ट्रेंथ जो है 543 की, उस पर अगर 33% का आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो 180 के करीब सीट बनती है, 180 सीट बनती है समझ लीजिए। और अगर सीट लोकसभा की 850 हो जाती है तो उस हिसाब से महिलाएं होंगी 280 सीटों पर, यानी 33% हो जाए 280 होगी, 100 का फर्क पड़ता है। और अगर आप सीट का डिफरेंस देखिए 543 और 850 के बीच में, तो वो डिफरेंस है 307 सीट का। यानी कि आप नाटक तो करता चाहते हो महिलाओं को आरक्षण देने का, लेकिन जो अभी मौजूदा स्ट्रेंथ है आपकी, जो कोर है, उसमें से नहीं देना चाहते महिलाओं को कोई हक। महिलाओं को हक देना है तो अलग से सीटें बढ़ाइए, उसमें भी फ़ायदा अपना ही देख रहे हैं। 307 सीटें बढ़ा रहे हैं और 280 महिलाओं के नाम उसमें कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि भाई महिला आप किसी सदस्य को घर में अपने शामिल करते हो, कहते हो ये पोर्शन तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है, घर में 33% हिस्सा तुम्हारा है, लेकिन वो जो घर है उसमें से नहीं दूंगा, उसके लिए अलग से बनवाएंगे। पहले चंदा इकट्ठा करो पब्लिक से, चंदा इकट्ठा करके एक कमरा बनाओ, फिर वो कमरा उस महिला को दो, और लेकिन शाबाशी अपने नाम ले लो कि देखो हमने इस महिला को अपने घर में 33% जगह दे दी। इतने बेवकूफ़ तो सांसद है नहीं, ना इस देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है। लेकिन जब मोदी जी ये कहते हैं ना कि मुझे इसका राजनीतिक फ़ायदा होगा अगर पास नहीं होगा, नीयत वहीं साफ हो जाती है, आपकी सच वहीं निकल जाता, आपका सच जो है कि आप चाहते ही थे ये कि ये बिल पास हो तो भी मुझे ही फ़ायदा, अगर ना पास हो तो भी मुझे ही फ़ायदा। अगर पास होता है तो डीलिमिटेशन के ज़रिए अपना स्कोर सेट कर लूँगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो अपने राज्य हैं, यहाँ इतनी सीटें बढ़ जाएं कि अपना 2029 का रास्ता साफ रहे, उसका एक सीढ़ी जो है वो चढ़ जाए। और अगर नहीं पास होता है तो विपक्ष को ब्लेम कर दो कि देखो हम तो महिलाओं के साथ थे, लेकिन विपक्ष ने रोक दिया। इसलिए मुझे सबसे बढ़िया आज
मैं कह रहा हूँ पूरे विपक्ष के लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन अखिलेश यादव की बात मुझे सबसे अच्छी लगी जब वो कहते हैं कि जहाँ से बीजेपी निकली है उस आरएसएस में तो आज तक महिलाओं को जगह नहीं मिली। बात करते हो देश की महिलाओं को जगह देने की, लेकिन ये तो आज का टोटल मैंने समअप आपको बताया। लेकिन ये खेल देखिए, एक राजनीतिज्ञ कैसे समझ जाता है दूसरे को, या यूं कहें कि मोदी जो राहुल गांधी कहते हैं ना कि मैं मोदी को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, आज उसका एक उदाहरण था कि राहुल गांधी यूं ही नहीं कहते कि मैं मोदी को पहचानता हूं, वो दरअसल सही में पहचानने लगे हैं इस मोदी जी कह लें चाहे अमित शाह कह लें या पूरी बीजेपी की, खैर बीजेपी क्या जो मोदी शाह कहते हैं वही चलता है वहाँ पर, वो बहुत अच्छी तरह से समझ गए। इसलिए कल ही उन्होंने अपना वीडियो जारी कर लिया था। आज सदन में एक शब्द नहीं बोला राहुल गांधी ने, बिना एक शब्द कहे राहुल गांधी पूरा खेल कर गए कल शाम के उस वीडियो से। कल जो सर्वदलीय जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, आज भी हुई, उसमें क्लैरिटी दे दी थी राहुल गांधी ने कि खेल दरअसल ये है, हमें ये दिखाया जा रहा है, पब्लिक को, जनता को, इस देश की जनता को ये दिखाया जा रहा है कि देखिए महिलाओं के लिए हम कितना सोचते हैं, मोदी जी कितने महिला हितैषी हैं। दक्षिण के राज्य भी सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसी बात पे कर रहे हैं कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हम देते हैं, टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा हम कर रहे हैं, लेकिन दिस डीलिमिटेशन के बाद रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो उनका रिप्रेजेंटेशन सबसे कम होगा। प्रधानमंत्री ने भी आज अपने भाषण में कोई क्लैरिटी नहीं दी कि ये जो डीलिमिटेशन होगा कैसे होगा, किस आधार पर होगा, अपने पूरे भाषण में कोई क्लैरिटी नहीं दी। सिर्फ इतना कहा कि मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि किसी को नुकसान नहीं होगा, बस इतना बोला। आप बाकायदा डीलिमिटेशन का बिल पास करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई क्लैरिटी आप सदन में नहीं रख रहे। यहीं पर सबसे पहले आपकी नीयत पर शक होता है। और आज भी हम कह रहे हैं कि इस महिला आरक्षण को आप परिसीमन के साथ मत जोड़ो, महिला आरक्षण लाओ। वर्तमान में जो हमारी ताकत है 543, उसी पे आप लागू करो, हम पूरा आपका समर्थन करेंगे। 2029 में लाना चाहते हो, कृपया लाइए। पर जो बात आपकी, जो हर बात में आप जो राजनीति करते हो, सिंबोलिज्म की पॉलिटिक्स जो करते हो, ये साफ साफ इस आपके इस बिल में, तीनों बिल में दिख रहा है कि ये आपका महिला आरक्षण लाने का बिल नहीं है, ये देश को बैकडोर के द्वारा परिसीमन करने का ये बिल है। ये आपकी मंशा है, महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये हम परिसीमन की आपकी ये मंशा है। अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं, ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से, लेकिन उसके पीछे पहला जो पर्दा है, उस पर्दे के पीछे है कि परिसीमन के ज़रिए हिंदी हार्टलैंड बेल्ट को मजबूत किया जाए। दक्षिण भारत, जहां पर बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद जगह नहीं बना पा रही, उन्हें कमज़ोर किया जाए। लेकिन उसके पीछे जो काला पर्दा है, और काले पर्दे के पीछे जो कहानी है, वो यही है कि मोदी जी की छवि को फिर से बनाना है, मोदी जी की टूटी छवि को फिर से जोड़ना है। मधुकीश्वर हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, एप्स्टीन फाइल हो, कुछ भी हो, इस
सब के कारण मोदी जी की जो महिलाओं के बीच में छवि थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही अगर राहुल गांधी की बात पे आपने गौर किया हो कि जो एप्स्टीन फाइल का पिटारा अभी और खुलेगा ना, उस पिटारे से निकलने वाले बम बारूद से बचने की तैयारी है। ये असल में पूरा खेल हो रहा था। अब देखिए, मंसूबा पूरी तरह से पानी फिर गया है। आप लोग कहोगे कि हाँ बिल नहीं पास होगा, वो तो 100% जो आज विपक्ष का रुख था 100% है कि वो बिल तो पास नहीं होगा, क्योंकि जो 360 का नंबर चाहिए वो बीजेपी को या सरकार को कतई नहीं मिल सकता। क्योंकि ना सिर्फ विपक्ष, इनफैक्ट बीजेपी के अंदर भी या एनडीए के अंदर भी बहुत से लोग अनकंफर्टेबल है ये डीलिमिटेशन वाले मामले को लेकर। तो ये तो पास नहीं होगा। ये पास नहीं हुआ तो परिसीमन का मामला भी पास नहीं होगा। फिर या तो सरकार के पास दो ही रास्ते, या तो दोबारा इस बिल को लाए और परिसीमन किस आधार पर होगा उसका पूरा खाका सामने रखे, फिर उस खाके पे बहस हो, फिर बहस के बाद जो निकले वो फाइनल नतीजा हो। या फिर सरकार कोशिश करेगी इस सारी 3 दिन की कवायद पर जो हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे पे जो एक अपना मंसूबा तैयार किया जा रहा है या अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें की जा रही, उसको कन्वर्ट किया जाए कि देखिए विपक्ष महिला विरोधी है। लेकिन वो भी फेल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने खास करके ये तैयारी पहले से कर ली थी। इसलिए आज अगर आपने सदन में कोई अगर भाषण सुनने हैं तो जितने विपक्ष के नेता बोले हैं सबको एक एक बार ज़रूर सुनिएगा, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, चाहे गौरव गोगोई हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद सावंत हो, या कोई भी जो विपक्ष का बोला है सांसद, आज एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से बोला है। और मोदी जी जो आज कूल दिखने की कोशिश कर रहे थे ना, पहली बार सोचिए टीएमसी के एक सांसद का मजाक उड़ाने के चक्कर में आज पहली बार मुझे मोदी जी भारत में ही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ संसद की बात नहीं कर रहा, भारत में खिलखिलाकर हंसते हुए नजर आए। लेकिन उसके पीछे उनकी ओवर एक्टिंग भी साफ दिख रही थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ एक्टिंग तो अच्छी करी, कुछ ज़रा ओवर एक्टिंग कर दी, तो वो भी थोड़ा सा उनको नापना तोलना चाहिए कि एक्टिंग कितनी करनी है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा था कि मुझे समझ में आ रहा है कि 2029 का एक खाका, धुंधला खाका बीजेपी को दिख रहा है कि जो तस्वीर उनको लग रहा था 2019 में बिल्कुल साफ पर्दा था, फिर उन्हें लगा 2024 में तो ये पर्दा इतना साफ होगा कि हमारे अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन 2024 में जो वो धूल उस पर जनता ने डाली, वो 2029 में कंप्लीटली वो पर्दा धुंधला होता नज़र आ रहा है। उन्हें तस्वीर में अपनी विदाई नज़र आ रही है। इसकी झलक, ये डेस्परेशन, जो बिल लाने की डेस्परेशन है, इसमें मिली है। वरना बीच चुनाव में जहां आपके 80-81 सांसद मालूम है कि चुनाव में बिजी है 2 बड़े राज्यों में, बंगाल में और अपना तमिलनाडु में, तब आप बीच में ये बिल ले आते हो। इसका मतलब आपको मालूम है कि ना अभी इन 2 राज्यों में कुछ मिल रहा है, ये भी हाथ से जा रहे हैं, और 29 का सपना भी क्या है, मोदी जी के अपने लिए सपना नहीं है। ये भी बता दूं मैं आपको, मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सारी कवायद अमित शाह के लिए हो रही है। अभी जो लग रहा है मुझे, वो प्लानिंग ये है जो बिहार में फॉर्मूला अपनाया गया वैसा ही कुछ दिल्ली में भी किया जाए। यानी कि कोशिश ये है कि हर हथकंडे अपनाकर एक बार, चौथी बार लगातार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। नाम के आगे लिख दिया जाएगा कि लगातार 4 बार प्रधानमंत्री बनने वाले देश के इकलौते नेता नरेंद्र मोदी। और उसके 6-8 महीने बाद मोदी जी को नीतीश कुमार की तरह या तो राष्ट्रपति भवन की तरफ भेजा जाएगा या रिटायर किया जाएगा और अमित शाह के लिए रास्ता बनाया जाएगा। ये प्लानिंग अभी मुझे लग रही है बीजेपी की, लेकिन उस प्लानिंग में पानी फिरता नज़र आ रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी को अब
सही में बताओ, पहले तो सिर्फ कांग्रेस के लोग नेता मान रहे थे, अब दिख रहा है अक्रॉस द विपक्ष और अक्रॉस द नॉन बीजेपी पार्टी सब राहुल गांधी को लीडर मानने लगे हैं। कोई खुल के बोलते हैं तो कोई पीठ पीछे बोलते हैं, लेकिन एनडीए के अंदर भी नॉन बीजेपी पार्टियां मानने लगी है कि आज की डेट में अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है।